हाँ सर। चलो, तो क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में? वो वन डायमेंशनल मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन में एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ चुके थे, फंक्शन ऑफ पोजीशन पढ़ चुके थे, उस पर एक सवाल भी करे थे। हाँ सर। ठीक है, वो उसका तुम किसी ने सॉल्यूशन नहीं भेजा जो बोल रहा था आता है मुझे इंटीग्रेशन, क्यों नहीं भेजा? अच्छा चलो कोई ना, जितना इंटीग्रेशन अभी आता है उतना ही पे काम करेंगे। जो आगे बच्चे पढ़ लेंगे मैथ्स वाले वो अपना देखते रहेंगे, अगर आगे मिला फिजिक्स में उस तरीके कुछ। अभी नेक्स्ट जो टाइप है हमारा थर्ड केस, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? केस सी बोल सकते हो इसको। यहाँ पे क्या था, व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज क्या बोल सकते हो, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ भी। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो क्या करेंगे? पहले टाइम का फंक्शन था, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा था, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग वेलोसिटी के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, देखो अब यहाँ से दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, अगर पुट करते हो ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, देन क्या होगा? देन dv बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ v। ये जो रिलेशन आएगा ना, यहां से मिलेगा तुमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम ये रिलेशन यूज करते हो, पहले ध्यान दो दिया क्या हुआ, एक्सीलरेशन दिया हुआ एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन में पता है एक्सीलरेशन होता क्या है, dv बाई dt। अगर ये यूज करोगे dv बाई dt इज इक्वल टू एफ बी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा तुमको? सिंप्लीफाई करने के बाद तुमको मिलेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आ रही बात समझ में? तो अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो वहां से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके। क्लियर है? तो ये एक तरीका हम यूज कर सकते हैं कि गिवन जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। और नहीं तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, ये तुम्हारा 1 था, और अगर 2 में देखो, इफ a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, अगर ये पुट करते हो, एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करोगे? एक्सेलरेशन की जगह अगर पुट कर रहे हो a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा? देन जी अभी वी फंक्शन डीवी बाई, हाँ, इसको रखोगे एफ ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तुमको क्या मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा तुमको, इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है ना? तो जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उस प्रॉब्लम में तुमको पहले पता करना है कि तुमसे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछ रहा है। तो अगर फंक्शन ऑफ टाइम पूछेगा तो एक्सेलरेशन पर ये पुट करेंगे, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछेगा तो ये पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, देखेंगे कि इस टाइप का अगर दिया हुआ है कुछ तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हटा दे इसको, हाँ सर। लिखना लिखना अ पार्टिकल अ पार्टिकल a particle having acceleration, a particle having acceleration, a particle having acceleration which depends on velocity, a particle having acceleration which depends on velocity as a equals to kv, as a equals to kv, as a equals to kv, if at t equals to 0, if at t equals to 0, x is equal to 0 and v is equal to 1 meter per second. If at t equals to 0, x is equal to 0 and v is equal to 1 meter per second,
then find position of particle, then find position of particle, then find position of particle as a function of time, then find position of particle as a function of time, then find position of particle as a function of time. लिख लिया सबने? तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है, जो जो चाहिए, फंक्शन दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। तुम्हें पता क्या करना है? तुम्हें पता करना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है। तुम्हें दिया हुआ है a इज इक्वल टू के वी, ठीक है। अब टाइम का फंक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक्सीलरेशन को कोशिश करेंगे टाइम के फंक्शन में पुट करने के लिए। तो यहाँ क्या हो सकता है? a की जगह तुम रख सकते हो dv तो बाई a dt। इक्वल टू 1/k e टू द पावर kt। तो dv बाई dt जो होगा ये kv के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो dv बाई v बराबर किसके होगा? k dt के। अब इसके बाद का प्रोसेस हमारा क्या होता है? जब भी हम इसको एक सारे जो भी टर्म एक जैसे है उनको एक तरफ करते हैं, फिर उसका बाद का काम होता है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करते टाइम या तो तुम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो। डेफिनेट में हमें क्या करना होता है? लिमिट पुट करना होता है। तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी बता करके रखा है। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? 1 है। और किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो इसका इंटीग्रेशन है कितना होगा? ln v 1 से v तक। इधर का इंटीग्रेशन होगा k इंटू टी, अगेन 0 से t तक। पुट करोगे, अगेन 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर आएगा ln v इज इक्वल टू के टी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो v जो आएगा इट विल बी e टू द पावर के टी। तो यहाँ से मिला वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ से तुमको क्या मिला? अभी तुमको मिला है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसी को रिड्यूस कर सकते हो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये अभी आधा काम हुआ है, ठीक है ना? हाँ, इसको क्या पुट करेंगे? वेलोसिटी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं dx बाई dt, या फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये निकलने के बाद हमारा काम क्या होगा? इतना होने के बाद हम चलेंगे किसके बाद? and v is equal to dx by dt, so dx by dt is equal to e to the power kt। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे dx बराबर किसके हो जाएगा? e to the power kt इंटू dt। अगेन इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट दिया हुआ है 0 पे x 0 था, t पे x निकालना है। इसी को बोलते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर क्या आएगा? इधर x dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से x तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर kt का इंटीग्रेशन होगा, k नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा, k डिवाइड होगा और ये जो टर्म है ये ऐसा ही रह जाएगा। इसका फिर लिमिट पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, x पुट करो, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 1/k। एक बार t पुट करेंगे तो kt माइनस, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे t की जगह पे तो कितना हो जाएगा? जैसे ही t की जगह 0 पुट करेंगे तो e का पावर कुछ भी, e का पावर अगर 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? वो 1 के बराबर 1 हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा x आया, पोजीशन आया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग t की वैल्यू पुट करोगे,
अलग अलग तुमको पोजीशन मिलेगा, इसी को बोलते हैं एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो वही है, पहले हमें पता करेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो कम से कम स्टेप्स ले और सिंपल हो जाए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के प्रॉब्लम हमसे पूछ सकता है। अगर तुमको किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है तो ठीक है। और इसके पहले हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर ही ली है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो 3 फॉर्मूला दिया हुआ है और +2 जो एक एक्स्ट्रा वाला फॉर्मूला आया था उसको हम कैसे यूज करते हैं, बाकी सारी चीजें देख सके। फ्री फॉल में हमने देख लिया कि मोशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, और ग्राफ जो होता है किस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो सारी चीजें हमने देख लिया। ठीक है, तो 1D जो भी था तुम्हारा यहाँ तक, कांस्टेंट एक्सीलरेशन A0 या फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब थोड़ा हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन का। अभी तक जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करा है, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहाँ पे ले रहे थे, रेस्ट पे ले रहे थे। ठीक है ना, जो भी पोजीशन है जहां से पार्टिकल चलना शुरू कर रहे हैं वहीं पे हम अपना ओरिजिन ले रहे हैं, ओरिजिन को फिक्स कर दिए, बिठा दिए उसी पे। ठीक है ना, ओरिजिन को फिक्स कर दिए, मोशन नहीं हो रहा है ओरिजिन का, उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूविंग बॉडीज को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर बार ऐसा ही करें। हम क्या करते हैं, हम अपने ओरिजिन को किसी मूविंग बॉडी पर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है पढ़ने का, ये जो तरीका है मोशन पढ़ने का, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा लिखना, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो अगर रेस्ट फ्रेम से देखोगे, मतलब रुके हुए फ्रेम से देखोगे, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा बहुत सारा स्टेप्स लेता है, या कभी कभी सॉल्व हो ही नहीं पाता है, लास्ट में जाए कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। लेकिन उसी प्रॉब्लम को अगर रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो, काम आसान हो जाता है। लिखना इसके नीचे पोजीशन, इसके नीचे लिखना है पोजीशन कॉमा वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, position comma velocity and acceleration of a body of a body of a body are relative terms, are relative terms, are relative terms, position comma velocity and acceleration of a body are relative terms, and 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 these are defined, and these are defined, and these are defined with respect to, with respect to, with respect to a given frame of reference, with respect to a given frame of reference, with respect to a given frame of reference, full stop, full stop. If frame of reference, if frame of reference, if frame of reference is taken on, is taken on, if frame of reference is taken on a moving body, on a moving body, on a moving body, given approach is taken on a moving body, comma, given approach is known as, given approach is known as relative motion. Given approach is known as relative motion. ठीक है,
तो ये जो भी रिलेटिव मोशन है, जैसे मोशन क्या होता है, मोशन 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है, वैसे ही रिलेटिव अप्रोच जो है, रिलेटिव मोशन जो है, इट में बी ऑल्सो 1D 2D और 3D। अभी जो हम पढ़ेंगे, हम 1D रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2D के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ लेंगे ये तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो खत्म कर लेंगे, तो जिसमें हम रेन और अम्ब्रेला वाला पढ़ते हैं, ठीक है, रिवर बोट वाला पढ़ते, ये सारी जो चीजें है ये 2D से रिलेटेड है, 2D में रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे जो भी प्रॉब्लम वो 1D का देखेंगे, 1D में रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है। अब रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है ना, एक बार अगर कंसेप्ट समझ गया तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं समझे, देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या कर रहे हैं रिलेटिव मोशन में, कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, अगर वो समझ गए तो बहुत आसानी से बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हो। तो समझना क्या हो रहा है इसमें, लिखना, हेडिंग है तुम्हारा, पहले वो हेडिंग लिख लो, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D। 1D में पहले बात करेंगे, 1D कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन होगा। इस स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट है ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों चल रहे हैं, दोनों के पास क्या है, मान लो इसके पास वेलोसिटी है va और इसके पास है वेलोसिटी vp। इसके पास एक्सीलरेशन भी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं aa, या फिर इसका एक्सीलरेशन ab, ठीक है। एक चीज और हो सकता है कि अगर इधर कहीं पे तुमने ओरिजिन लिया है, तो उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस होगा ra, और ये जो बॉडी है इसका डिस्टेंस होगा rp, ठीक है। अब समझो, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले जो भी चीजें रीड कर रहे थे हम ओ से कर रहे थे, कहाँ से रीड कर रहे थे, ओ से। ओ के रेस्पेक्ट में हमने देखा, मतलब जब ओ पे बैठ के देखा तो ये पार्टिकल ए जो था वो v स्पीड से चल रहा था और एक्सेलरेशन उसका ए था। अगर ओ पे बैठ के देखा तो ये जो पार्टिकल बी था उसका स्पीड कितना है, vb है, और उसका एक्सेलरेशन ए बी है। सिमिलरली ओ पे बैठ के देखा तो ए का जो पोजीशन है वो आर ए है और बी का पोजीशन आर बी है। इतना क्लियर है। अभी जो भी सारी हमने हाँ। चीजें लिखी हुई हैं ये किसके रेस्पेक्ट में है, ओ के रेस्पेक्ट में है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेटिव मोशन के टर्म में कि रिलेटिव मोशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम मोशन यहाँ पे बैठ के देखने के बजाय तुम किसी दोनों पे बैठ के दे सकते हो। तुम यहाँ पे बैठ के देखो या फिर इस पे या इस पे बैठ के देखो, सेम चीज है, बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो मोशन को, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी गिवन जो चीजें ये तुमको दिखेंगी। अगर इस पे बैठ के देख रहे हो या इस पे बैठ के देख रहे हो तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव अप्रोच, कि ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है। ऑब्जर्वर क्या होगा, इधर भी बैठा दो, इधर भी बैठा दो, इधर भी बैठा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मोशन देखेगा, मोशन को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बिठा रहे हो तो कैसा मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे बिठा रहे हो तो कैसा मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, वही हमें पढ़ना है। आ रही बात समझ में। तो देखो, अब इस केस में होता क्या है, किसी आदमी को अगर तुमने ए पे बिठाया, समझना, अगर किसी आदमी को ए पे बिठाया तो उस ए पे बिठा दिया तो इसका मतलब होता है मोशन ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर किसी बॉडी को ए पे बैठाया हो, किसी ऑब्जर्वर को ए पे बैठाया हो, ए चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर हमने ओ पे बिठाया रहता ना तो उसका मतलब होता है मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ए पे बिठाया तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन देखोगे, ए के रेस्पेक्ट में मोशन देखोगे। और अगर बी पे बिठाते तो उसको क्या बोलते थे, मोशन विथ रेस्पेक्ट टू बी। जहां पे बिठाते हैं, जहां पे बिठाते हैं उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ए पे बिठाएंगे मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी पे बिठाएंगे मोशन विथ रेस्पेक्ट टू बी, ओ पे बिठाएंगे मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो अगर ए पे बिठाओगे तो सारी चीजें तुमको ए के रेस्पेक्ट में देखेंगी, मतलब बी का वेलोसिटी अगर तुमको चाहिए तो ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, बी का अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और अगर बी का पोजीशन चाहिए तो अगेन वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। आ रही बात समझ में। तो अगर यहाँ पे तुमसे कोई पूछे कि बताओ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए तो कितना होगा, पहला चीज हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो कैसे निकाल लेते हैं, लिखना, पॉइंट नंबर 1 लिखना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट
relative displacement of B, relative displacement of B with respect to relative displacement of B with respect to A, ठीक है, is given as is given as लिखने का तरीका देखना, x b इसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये होगा कितना। अगर डायग्राम देखोगे, समझना, अगर डायग्राम देख रहे हो तो o से a का डिस्प्लेसमेंट O से A का डिस्प्लेसमेंट RA है, O से B का डिस्प्लेसमेंट RB है, लेकिन A के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है। अगर A के बारे में बात करोगे कि A के रेस्पेक्ट में B कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी RB माइनस RA। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ ध्यान से देख लो, ये जो सिंबल है उसको अच्छे से ध्यान में रखना होता है। ये BA लिखा हुआ है, BA का मतलब होता है XB माइनस XA, ठीक है, B ऊपर है A नीचे है, तो जो ऊपर आएगा उसका पॉजिटिव वाला, माइनस जो नीचे है उसका नेगेटिव वाला। ये रिलेटिव में सिंबल जो भी होते हैं उसका मतलब होता है, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देंगे। अगर XB/A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है XB माइनस XA, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। क्लियर है, बोलो किसी कोई कंफ्यूजन। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, इसके बाद कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बचा, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी लिखना चाहते हो तो 0.2 लिखना, 0.2 लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B, relative velocity of B with respect to A, relative velocity of B with respect to A is given as अगेन इसको ऐसे लिखेंगे, B किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A कितना होगा, VB माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A होगा VB माइनस VA। मतलब अभी हम बैठ के किसको, A पे बैठे हैं, B को देख रहे हैं, ठीक है ना। ये तुम भी फील कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पास, तुम एक बाइक ड्राइव कर रहे हो, एक रोड पे, एक स्ट्रेट रोड पे बाइक चला रहे हो, तुम्हारे आगे एक बाइक वाला है और तुम ड्राइव कर रहे हो। तो होता क्या है कि जैसे तुम जिस बाइक पे बैठे हो, उस बाइक के, वो बाइक तुम्हारे लिए क्या होता है, रेस्ट पे होता है। जिस बाइक पे तुम बैठ गए तो वो बाइक तुम्हारे लिए कहाँ चला जाता है, रेस्ट पे चला जाता है। जैसे तुम अब बाइक पे बैठ के खुद बाइक को देखोगे तो क्या पता चलेगा कि बाइक रेस्ट पे है, ठीक है। सामने वाला जो बाइक है उसका मोशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव मोशन है, ठीक है ना। तो उसका स्पीड तुम्हें क्या फील होगा, जैसे तुम इधर की तरफ चल रहे हो 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी बाइक इधर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो जब तुम अपने बाइक पे बैठ के आगे वाले बाइक का स्पीड देखोगे तो उसका स्पीड कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर, -10 मतलब 10 किलोमीटर, क्योंकि तुम खुद चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर से और वो चल रहा था 20 किलोमीटर आवर। जो ग्राउंड पे बैठा हुआ ना वो ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा 10 और दूसरे वाले का 20। लेकिन अगर तुम अपने बाइक के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सामने जो बाइक है वो 20 से नहीं चल रहा होगा, कितने चलेगा, 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो इसलिए जो रिलेटिव मोशन है वो क्या होगा, इधर, ठीक है। और ध्यान में रखना ये वेलोसिटी है, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी, ना कि स्पीड है, ठीक है ना। और जब वेलोसिटी लेते हैं तो हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। अगर यही आदमी इधर की तरफ जा रहा होता 20 किलोमीटर पर आवर से, तब वेलोसिटी कितना होता, तुम इधर जा रहे हो 30 तुम की इधर पर जा रहे आवर। हो 10 से, हाँ तुम इधर जा रहे हो 10 से और ये तुम्हारी तरफ आ रहा है 20 से। अब तुम इस पे बैठ के इसको देखोगे ना तो क्या होगा, अब इस पे बैठ के इसको देखोगे तो होगा क्या, इसका जो 20 है वो नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी -20 -10, इसका मतलब है -30 किलोमीटर पर आवर। और माइनस आने का मतलब है वो तुमको अप्रोच कर रहा है, ये तुमको क्या करेगा, अप्रोच कर रहा है। आ रही बात समझ में।
तो जब भी ये वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कितना है और मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का ध्यान रखना है। नहीं तो अगर बस मैग्नीट्यूड ध्यान रख लोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी मैंने बोला ना कि स्पीड बोला है। समझ में आ गया? अगेन ये अगर ऐसा सिंबल दिया हो बी ए तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? सिमिलरली हम बात कर सकते हैं एक्सीलेशन का भी, कि एक्सीलेशन जो है वो किस तरीके से रिलेटिव टर्म के किस तरीके से उसको रिलेटिव में दिखा सकते हो। ठीक है, तो लिखना थर्ड, रिलेटिव एक्सीलेशन ऑफ बी with respect to A. Relative acceleration of B with respect to A is given as relative acceleration of B with respect to A is given as, again वही symbol A B A, कितना हो जाएगा acceleration of B minus acceleration of A। अगेन इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा ये जो रिलेशन है ना, ये मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है ना। ये अगर तुमको ऐसा पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन देखेंगे कि कौन किधर की तरफ मोशन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग साइन पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि इसको तुम डायरेक्टली डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन है, ये जो गिवन तुम्हारा जो भी सिचुएशन है, इसको कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हो। समझना कैसे, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे रिलेटिव मोशन का, या इसी डायग्राम का, हम क्या करेंगे रिलेटिव में डायग्राम से देखेंगे। ठीक है ना। अब देखो समझना, ये बॉडी था जो VA से चल रहा था और यहाँ पे एक बॉडी था जो VB से चल रहा था इधर की तरफ। इसका एक्सेलेरेशन AA और इसका एक्सेलेरेशन AB। ठीक है, और ये तुम्हारा ओरिजिन था, ये RA, और ये जो डिस्टेंस था ये RB था। अब समझना यहाँ पे क्या होगा, अगर तुमको बोला जा रहा है, अभी तक जो भी रिलेशन लिखा है उसको भूल जाओ, हम डायग्राम से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें करना है मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमें किसके रिस्पेक्ट में मोशन देखना है, ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन है जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो मोशन, अभी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए रेस्ट पे चला जाएगा। ठीक है ना। जब भी इस ये अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो कहाँ चला जाएगा, वो रेस्ट पे चला जाएगा। मतलब एक कार चल रहा था, उस कार पे हम बैठ गए, तो वो कार हमारे लिए कहाँ चला गया, रेस्ट पे चला गया। ठीक है ना। और अब उस कार पे बैठ के हम बाकी सारी चीजों को देखेंगे, हमारे आसपास की चीजें जो मूव कर रही है उसको देखेंगे। तो ये इस अप्रोच में क्या होता है, जैसे ही तुम यहाँ पे बैठे, यानी ए कहाँ चला गया, रेस्ट पे चला गया। आ रही बात समझ में। अब ए रेस्ट पे जाएगा ना, तो वो चुपचाप रेस्ट पे नहीं जाता है, कुछ ना कुछ चेंज करके जाता है। अगर ए रेस्ट पे गया तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे उस पे रेस्ट में चला गया। होता क्या है कि जैसे तुम ये इस पे बैठे, ये रेस्ट पे चला गया, तो अभी तुमको जो पोजीशन है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना दिखेगा, इट विल बी RB माइनस RA। ये डिस्प्लेसमेंट तुमको दिखेगा। दूसरी चीज वेलोसिटी कितना दिखेगा, बी का, समझना। अब बी के पास पहले वेलोसिटी कितनी थी, BB थी आगे की तरफ। जैसे ही ए पे बैठ के तुम देखोगे ना, तो ए अपना वेलोसिटी बी को दे करके चला जाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या करेगा, ए पे बैठ के अगर देखे तो ए का वेलोसिटी पहले किधर था, समझना इधर था। ठीक है, जैसे ही उस पे बैठेंगे ना, तो अपनी जो वेलोसिटी है वो किसको प्रोवाइड कर देगा, बी को, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ए ने अपनी वेलोसिटी किसको प्रोवाइड कर दी, बी को प्रोवाइड कर दी, डायरेक्शन रिवर्स कर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। तो ये चीज ध्यान में रखोगे। अब देखो यहाँ पर अगर नेट वेलोसिटी निकालोगे तो नेट वेलोसिटी कितना होगा, नेट वेलोसिटी विल बी VB माइनस VA। अगर इसको तुम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो VB
और देखो इसका डायरेक्शन इधर है तो वो नेगेटिव होगा, -v है। तो ये जो अप्रोच है ना, इससे सवाल बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। अगर तुम डायग्राम से सॉल्व करना सीख गए, डायग्राम में रिलेटिव अप्रोच लगाना सीख गए, तो क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें तुमको क्या करना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रेस्ट पे ले जाओ, वो चलेगा ही नहीं। जैसे उस पे बैठ गए वो रेस्ट पे चला गया, तो आसपास की चीजें चलेंगी, और आसपास की चीजें जब चल रही है तो उसमें चेंजेस किस तरीके के होंगे। चेंजेस, पहला चेंज मैंने बता दिया, पहला चेंज पोजीशन का। पोजीशन पहले बी का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में ये था, आरबी था, ए का आर ए था, तो अभी पोजीशन कितना दिखेगा, आरबी माइनस आर ए दिखेगा। अब चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या था, बी भी इधर मस्त जा रहा था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ए पे बैठ के देखेंगे तो ए अपना वेलोसिटी देगा उसको इधर की तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि गिवन कंडीशन के गिवन कंडीशन के अबाउट क्या हो रहा है, ए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो किधर देगा वेलोसिटी, पीछे की तरफ देगा। सिमिलर कंडीशन होगा एक्सेलेरेशन के साथ। अगर एक्सेलेरेशन का देखोगे तो ए जो था आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा था, बी भी जो है आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ए पे बैठ गए, ए आगे और बी दोनों आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ए पे बैठे, ए अपना एक्सेलेरेशन बी को देगा, लेकिन किधर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ देगा। दिस इज ए। और अगर यहाँ से रिजल्टेंट निकालोगे, इसको पॉजिटिव मानते हो, तो दिस विल बी ए बी माइनस, क्लियर है। तो डायग्राम से सॉल्व करो या मैथ से सॉल्व करो, जो रिलेशन है वो सब का सब सेम ही आएगा। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको v रिलेटिव ऐसे लिख सकते हो, v रिलेटिव। इसको क्या लिख सकते हो, a रिलेटिव। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, r रिलेटिव। क्लियर है, ठीक है। और अगर यही चीज में अगर ए पहले से ही रेस्ट में रहता, ए मान लो रेस्ट पे था, तुम उस पे बैठ के देख रहे हो, ये वाला टर्म गायब हो जाता। ये पोजीशन है, अगर ए को कहा कर रही है, ए को अगर रेस्ट में है तो ओरिजिन पे ले जाओ, तो ये 0 हो जाएगा। अगर ए चल नहीं रहा है तो ये टर्म 0 हो गया, ए का एक्सेलेरेशन 0 है तो ये टर्म 0 हो गया। यानी इसके टर्म में जो भी ये चीजें देख रहा होगा, जो बी का अपना स्पीड है, अपना वेलोसिटी, अपना जो एक्सेलेरेशन है, वो ये ए को दिखेगा, उसका कुछ अफेक्ट नहीं दिखेगा उस पे। आ रही बात समझ में। तो डायग्राम से जब सॉल्व करना होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सर 1 मिनट रुकिए। हाँ, नीचे वाला नहीं मिटा रहा, ऊपर वाला थोड़ा सा एक और कंडीशन डिस्कस करेंगे। हो गया, लिख लिए ना। हाँ सर। चलो हटाते हैं इसको। देखना ऊपर वाले में, अगर इसमें बात करोगे, इसमें देखो, अगर इसमें तुम देख रहे हो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ऐसा देखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देखने का मतलब है कि ए अगेन कहाँ चला गया, रेस्ट पे चला गया। ए के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब है ए रेस्ट पे चला गया, यानी ये अपनी वेलोसिटी किसको दे करके जाएगा, बी को, बी को देगा। तो बी पहले से इधर जा रहा था पीछे की तरफ, अब ये अपनी वेलोसिटी अगेन इसको देगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका अपोजिट डायरेक्शन चेक करेंगे, ना कि बी का अपोजिट डायरेक्शन। ये अपनी वेलोसिटी देके जाएगा करके अपने डायरेक्शन के अपोजिट में, मतलब ए किधर जा रहा था, आगे की तरफ। तो जब बी को अपनी वेलोसिटी देगा तो किधर की तरफ देगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। यानी इसी में वी ए ऐड हो जाएगा। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखोगे तो कितना होगा, वी ए या वी बी प्लस वी ए होगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगेन मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करो या उसको डायग्राम से सॉल्व करो। डायग्राम को से सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, ये वाला, बॉडी जो है जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वो चुपचाप रेस्ट में चला जाएगा, लेकिन उसके पास जो भी चीजें होंगी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, वो किसको प्रोवाइड करके जाएगा, दूसरे बॉडी को, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है।
ठीक है, हटा दी इसको। हाँ सर। चलो ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं। ये बस समझना है, लिखने का इसमें जरूरत नहीं है। ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, ठीक है। ये इधर की तरफ चल रहा था, लिखना नहीं है, बस समझ लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की तरफ चला था 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। अब समझना है इसमें क्या होगा। अगर तुम इस पे बैठ के देखोगे, इस पे अगर तुम बैठ के देखोगे, तो इसका जो मोशन होगा वो किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना। यही तो रिलेटिव मोशन की खूबसूरती है। होता क्या है ना, कि जो एक्चुअल में ग्राउंड वाला आदमी देखता है ना, उसके अपोजिट में तुमको दिख रहा होगा। जैसे इधर कोई बैठा हुआ है, उसको क्या दिखेगा, ए भी आगे की तरफ जा रहा है, बी भी आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे पहुंचे ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठाया, तो उसको क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को बिठाने के बाद ये तो बेचारा रेस्ट में चला गया, और इसको क्या मिलेगा, इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड का था, लेकिन ये वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो वेलोसिटी होगा इसके रेस्पेक्ट में इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। किधर होगा, दिस डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड से। ये तुम्हारा v रिलेटिव है। यानी इस आदमी के लिए ये जो a है, उसके लिए b किधर की तरफ आ रहा होगा, पीछे की तरफ, ठीक है ना, पीछे की तरफ आएगा, और ये जाकर के इससे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ देर बाद इसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ये जाकर के इसको क्या करेगा, कैच करेगा। अब ये बात हो गई वेलोसिटी की। अगर बात करा जाए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, कि मिलने से पहले कितने का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर ये बीच का डिस्टेंस जो है, ये मान लो पहले 100 मीटर का था। बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर का, ठीक है ना। जिस जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व करना शुरू किए, इसकी वेलोसिटी इतनी इतनी, और इसका डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर था। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ कितने देर में ये मिलेगा, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो रिलेटिव अप्रोच से। अब समझना 20 सेकंड। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना कैसे, देखना कैसे। अगर ए रेस्ट पे चला गया, हाँ बोलो सर। वो एक बार वो पिक्चर से एक बार बता देंगे, वो कट गया था एक बार। कौन सा कट गया था, कहाँ वो से सर, कहाँ से कटा तुम्हारा? वो सर वो 100 मीटर क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन ये एक डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो गैप है ना, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। तो अगर इसमें तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कितने देर में ये दोनों मिलेंगे, कितने देर में मिलेंगे, तो समझना इसमें होता क्या है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में चला गया, रिलेटिव मोशन में ये बॉडी रेस्ट में चला गया, तो ये जो 100 मीटर है ये कौन कवर करेगा, 5 मीटर पर सेकंड। कौन कवर करेगा, बी कवर करेगा, ठीक है ना। मतलब अगर इसको रेस्ट में पहुंचा दिए, तो मिलने के लिए अब बी इसके पास आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड में जो चीजें हो रही है ना वो भूल जाओ। ग्राउंड में चीजें तुम क्या देखोगे कि अगर यहाँ पे कोई बैठा है ना, तो उसको क्या दिखेगा, ए इसके पास धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, ए उसके पास नहीं जा रहा है, बी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इधर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ। रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जो भी चीजें तुम ऑब्जर्व करोगे, उसमें यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होगा वो तुमको क्या दिखेगा, कि जो आगे बॉडी चल रहा था ना, वो तुम्हारे तरफ धीरे धीरे आए जा रहा है। तो अगर तुम्हारे पास ये आ रहा है, तो ये कितने का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो इनिशियल गैप है उसी को खत्म करेगा, वही गैप धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी हाउ मच, 100 मीटर। क्लियर है। मतलब जो गैप होता है, समझ लो, अगर दो बॉडी चल रही है, कुछ देर बाद मिल जा रही है, दो बॉडी चल रही थी और कुछ देर बाद क्या हो रही है, मिल जा रही है, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बराबर होगा उनके इनिशियल गैप के बराबर। आ रही बात समझ में? ये जो रिलेटिव का अप्रोच है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है और दो बॉडीज मिल रही है किसी पॉइंट पे, तो जब मिल रही है उससे पहले का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा उनके इनिशियल गैप के। क्योंकि जैसे ही बात करोगे, अब ये बॉडी तो रिलेटिवली रेस्ट में चला गया, तो एक तरीके से इस बॉडी को अगर इससे मिलना है, तो इसको पीछे कितने की तरफ डिस्टेंस कवर करके आना पड़ेगा, 100 मीटर का। 100 मीटर आएगा, इससे मिल जाएगा। रिलेटिव बातें कर रहे हैं, अब फिर आप सैल्यूट से कंफ्यूज मत हो जाना। ये रेस्ट में चला गया, तो यही आकर के इससे मिलेगा कितना, 100 मीटर। कितने के स्पीड से,
5 मीटर पर मीटर पर सेकेंड से। तो अगर टाइम निकालोगे तो टाइम विल बी, ध्यान से देख लो, x रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ऊपर जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे ना तो नीचे क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय कितना, 5 मींस 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हम तीन फॉर्मूला जो पीछे पढ़े थे, जिसको हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहे थे, उसको हम एब्सोल्यूट भी यूज कर सकते हैं। मतलब रेस्ट के, अगर तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो उसके रेस्पेक्ट भी सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर बॉडी मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन का अप्रोच ले रहे हो, तो भी वो जो तीनों फॉर्मूला है वो तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सबको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रिलेटिव टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। आ रही बात? तो लिखना। हाँ बोलो। सर वो 20 सेकंड होगा, क्या होगा? 20 सेकंड। हाँ, अरे यार उससे क्यों कंफ्यूज हो रहा है, सेकंड ही लिख दो। हाँ चलो लिखना। लिखो। इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, हेडिंग है तुम्हारा, इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन fundamental equation of kinematics, fundamental equation of kinematics in one dimension, fundamental equation of kinematics in one dimension, in one dimension can be modified as, can be modified as, can be modified as v relative is equal to u relative plus a relative into t। टाइम रिलेटिव नहीं होता है, टाइम का ध्यान रखना, ये चेंज हो जाएगा। मतलब तीनों के तीनों टर्म क्या होगा, रिलेटिव होगा। वेलोसिटी इनिशियल, सॉरी वेलोसिटी फाइनल कितने के बराबर होगा, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन रिलेटिव इनटू टी। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन था। मतलब अगर बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, ऐसे लिखेंगे v ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। अगर a के रेस्पेक्ट में लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते। सिंबल का मतलब समझ में आ रहा, नीचे b है, इसका मतलब क्या है, a का स्पीड या a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हाँ, a नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और a के a का वेलोसिटी, में b का स्पीड और वेलोसिटी। चलो दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है, रिलेटिव। तो s रिलेटिव विल बी, it will be u relative into t plus half a relative into t square। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन होगा। पहले ये क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अभी क्या हो गया, रिलेटिव अप्रोच अगर लगाओगे तो सारी जो क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव रखेंगे, वेलोसिटी रिलेटिव रखेंगे, एक्सेलरेशन भी क्या रखेंगे, रिलेटिव रखेंगे। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या है तुम्हारा, v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इनटू s रिलेटिव। ये तुम्हारा तीन इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन जो है तीनों। सर इस सर होगा जब में ये एक्सेलरेशन रिलेटिव कांस्टेंट होगा। हाँ, ये सारी चीजें कब यूज करेंगे, ये फंडामेंटल इक्वेशन, जो फंडामेंटल इक्वेशन है तो वो कब यूज करते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी ये कब यूज करेंगे, व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन किसी मोशन के टाइम में कांस्टेंट हो गया तो हम ये तीनों फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, दिक्कत आ रहा है सर। क्या क्या क्या, एक एग्जांपल सर, वो भी रिलेटिव और यू रिलेटिव में वो तो एक ही हाँ। होगा ना सर। एक एग्जांपल पे क्या समझ लो ना। क्या होगा अरे फिर एक बोलो, सर, बोल रहा हूँ कि यू रिलेटिव बोलो क्या फिर होगा। दोबारा, यू एक तो आदमी कोई बोलो। हाँ, सर यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू इनिशियल रिलेटिव इनिशियल स्पीड, यू, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, समझो समझो।
सेकेंड से है, स्टार्टिंग में ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से है, कुछ देर बाद अगर तुमने देखा तो इसका स्पीड, ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी हो गया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो यू रिलेटिव कितना लिखोगे? यू रिलेटिव विल बी, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो तो इट विल बी, देखो ये जो होगा -5 लिख सकते हो। हाँ। स्टार्टिंग में, मोशन के स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है दैट इज यू रिलेटिव, इसलिए यू रिलेटिव लिख रहे हैं। बाद में मे बी वेलोसिटी बढ़ सकता है एक्सीलेशन के चलते, तो एक्सीलेशन अगर है दोनों बॉडीज का तो वो भी यहाँ पे निकाल के लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग टाइम वी रिलेटिव आएगा। आ रही बात समझ में? सवाल करेंगे, परेशान मत हो, अभी सवाल करेंगे इसके respect में। ये जो भी प्रॉब्लम है ये कब आएगा? ये कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है? ये कांस्टेंट होने का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज होगा, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगा। अगर एक्सेलेरेशन नहीं होता, अगर इसी प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे पास एक्सेलेरेशन ही 0 हो गया, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो गया, समझना इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलेरेशन हो सकता है, लेकिन अगर उन दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो इसमें ये तीनों फार्मूला की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बस एक ही फार्मूला रहेगा, एस रिलेटिव इज इक्वल टू v relative into t। बस यही एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे पास वेरिएबल का आ गया, एक्सेलेरेशन भी वेरी करने लगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो तुम्हारे लेवल पे आएगा नहीं, अगर एक्सेलेरेशन भी वेरी करने लगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम किसके पास जाएंगे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले टर्म के पास जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो जो भी चीज उधर पढ़े हो ना, जो भी चीज उधर पढ़ के आ रहे हो सबका सब सेम रहेगा, बस तुम्हारा चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है जहां से तुम मोशन को देख रहे थे। पहले मोशन को हम कहाँ से देख रहे थे? ग्राउंड पे बैठ के, जो देखने वाला था वो चुपचाप बैठा हुआ था। अभी मोशन कहाँ से देख रहे हैं? हम ऐसे जगह से बैठ के देख रहे हैं जो चल रहा है। तो जब चलने वाला चीज आता है तो उसको सारे टर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? रिलेटिव टर्म में, और बाकी सारी चीजें जो पीछे पड़े हैं वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? अब तुमको याद होगा मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था बस कैच करने वाला, एक मैन था जो बस हाँ। कैच कर रहा था, याद है हाँ किसी को? हाँ वो सर। प्रॉब्लम करवाया हाँ था और सर। मैंने उस टाइम बोला था कि उस प्रॉब्लम को हम रिलेटिव अप्रोच से कर सकते हैं, याद है? वेरी आसान होगा आप बोला थे। हाँ, Yes. रिलेटिव अप्रोच से अगर करोगे तो बहुत ही आसान होगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे फिर उस पे चलेंगे। तो लिखना, अब रिलेटिव मोशन में कैसे प्रॉब्लम आएगा समझना। लिखना, a driver of a train, क्वेश्चन है ये, a driver of a train traveling at, a driver of a train traveling at 115 kilometer per hour, a driver of a train traveling at 115 kilometer per hour see a train on same track 100 meter on same track 100 meter in front of him going in same direction at a speed of 25 kilometer, going in same direction at a speed of 25 kilometer per hour, full stop, find the value of minimum retardation, that must be applied
to the faster train, to the faster train, to the faster train, to avoid, to avoid, to avoid collision, to avoid collision. सर वो वेलोसिटी होगा तो स्पीड होगा। वेलोसिटी के स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन तुमको बता रहे हैं ना, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो वेलोसिटी में। मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, तो दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। बताया ना कि at a speed of 25 किलोमीटर ठीक है पर आवर इन सेम डायरेक्शन। सेम ट्रैक पे है, स्ट्रेट लाइन। ये एक ट्रेन है जो 115 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ये एक दूसरा ट्रेन है जो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। इनका जो गैप है, इनिशियल जो गैप है बीच का, कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। ठीक है ना। हमको करना क्या है, हमको इसको कोलिजन से बचाना है। इस ट्रेन और इस ट्रेन का कोलिजन ना हो, ये बचाना है। तो इसमें कह रहा है कि इस ट्रेन में हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने का क्या मतलब होता है? रिटार्डेशन। तो इसको कितने से रिटार्ड करवाए कि जा करके इससे कोलाइड ना हो। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। अब समझो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये दोनों चल रहा है, तो हम किसी एक पे बैठ जाएंगे। या तो तुम आगे वाले पे बैठ जाओ या तो पीछे वाले पे बैठ जाओ। किसी एक पे बैठे वो रिलेटिव मोशन के अप्रोच में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम कहाँ पे बैठ गए? इस पे बैठ गए। इस पे बैठने का मतलब होता है कि ये रेस्ट में चला गया, लेकिन रेस्ट में सही नहीं जाएगा। क्या करेगा? अपना स्पीड इसको दे करके चला जाएगा। तो इट विल बी 25 इधर की तरफ था किलोमीटर पर आवर, और इधर की तरफ कितना है? 115 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सर 25/8 25/8 ये क्या है? वो रिटार्डेशन मीटर पर सेकंड 25 एक बार देख लें। 25/8। हाँ ठीक है। चलो समझते हैं। तो अगर यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? इधर की तरफ होगा 90 किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये जा रहा है आगे की तरफ, ये जो ट्रेन है ये अपनी वेलोसिटी इसको देगा पीछे की तरफ। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये कितना होगा? इतना होगा। दिस विल बी यू रिलेटिव। आ रही बात समझ में? इसको यू रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी का हमने रिलेटिव वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म किया। तो दिस 90 किलोमीटर पर आवर विल बी यू रिलेटिव। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी बोलो, कितना समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? इसको रिटार्ड करना है। इसको क्या करना है? रिटार्ड करना है। रिटार्ड करने का मतलब होता है कि हम इसको एक्सेलरेशन देंगे। इसका एक्सेलरेशन मान लो ए है, इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो ट्रेन है इसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ये तो मस्त चल रहा है ना, इसको पता ही नहीं है कि इसके पीछे ट्रेन आ रही है, तो इसको तो एक्सेलेरेट कर नहीं रहे हम। किसको डी एक्सेलेरेट कर रहे हैं? इसको। और एक चीज ध्यान दोगे, डी एक्सेलेरेट करना है तो दिस एक्सेलरेशन इन विच डायरेक्शन? इधर की तरफ होगा। ठीक है। और अगर तुम उसको ऐसे लेके चलोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद माइनस में आंसर आ जाएगा। अगर तुम उसको इधर लेके चलते, प्लस में लेकर के चलते, मतलब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ दिखाते, तो वो अपने आप सॉल्व करने के बाद माइनस में आंसर आ जाता, जहां माइनस शो करता कि जो तुमने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट में डायरेक्शन आ रहा है। क्लियर है? मैं क्या कर ले रहा हूँ, सवाल में पूछा हुआ है रिटार्डेशन, यानी इस ट्रेन का स्पीड स्लो करना है तो हमें एक्सीलरेशन किधर की तरफ लगाना पड़ेगा? पीछे की तरफ। तो अगर इधर डायरेक्शन शो करके तुम कैलकुलेट करोगे तो वो अल्टीमेटली प्लस में आएगा, और प्लस में आने का मतलब है कि जो तुमने डायरेक्शन माना है वो करेक्ट है। क्लियर है? ये चीज समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? डायरेक्शन का क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सर तो अगर एक यहाँ चीज से हाँ सर। समझो, अगर मैं इसको इधर की तरफ दिखाता, इधर की तरफ दिखाने का क्या मतलब होता है कि ए को मैं इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इधर की तरफ।
तो अगर इधर की तरफ एक्सेलेरेट करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। इसकी वेलोसिटी अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये देते हैं तो क्या होता है, एक्सेलेरेशन इंक्रीज करता है। तो हमें सवाल में पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन। तो हम क्या मान सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होगा इस ट्रेन का वो किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। तो अगर पीछे की तरफ है, रिलेटिव अप्रोच लगाओ के, तो ये अपना एक्सेलरेशन किसको देकर के चला जाएगा, दूसरे वाले ट्रेन को। और दूसरे वाले ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब यहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ए रिलेटिव दैट विल बी इक्वल टू ए। ये चीज समझ में आया? सर ये समझ गया, बट वो 0 कितना है वो समझ में नहीं। वो तो एक एक्सेलरेशन होगा ना, वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर होगा तो एक्सेलरेशन होगा, कुछ एक्सेलरेशन तो होगा ना। क्यों होगा भैया, अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होना जरूरी है। ये किसने बोल दिया कि अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा? If a body is moving with constant velocity, will it have acceleration? नहीं कहाँ से कंसेप्ट लाते ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने मन से कुछ बना लेते हो क्या? सवाल में बोला हुआ ना, पहले दोनों बॉडी कितने से चल रहा था, दोनों जो ट्रेन है 115 से और 25 से चल रहा था, ठीक है ना। अब कोलिजन को अब बचाने के लिए हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा किसी एक ट्रेन पे। कौन से ट्रेन पे? जो फास्ट चल रहा है। तो जिसपे ब्रेक अप्लाई करेंगे उस पे एक्सेलरेशन आएगा ना। आगे वाले ट्रेन को कुछ पता नहीं है, वो मस्त 25 से चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। 0। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? पीछे वाले ट्रेन को, रिटार्ड कर रहे हैं। तो अगर इसको रिटार्ड कर रहे हैं तो ये अपना एक्सेलरेशन किसको दे करके जाएगा? क्योंकि इसको हम इसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये अपना एक्सेलरेशन किसको दे के चला जाएगा? आगे वाले को दे के जाएगा, आगे की तरफ। यानी जो रिलेटिव मोशन होगा, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसमें बस किसका कंट्रीब्यूशन होगा? ये ट्रेन का, इस ट्रेन का बस, क्योंकि अगले वाले ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज समझना है, तुमसे पूछ रहा था मिनिमम रिटार्डेशन, इसका क्या मतलब होता है? सवाल में तुमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम रिटार्डेशन। मिनिमम रिटार्डेशन कहने का मतलब होता है ना, ये दोनों ट्रेन चल रहा था, ये ट्रेन ऐसे चल रहा था, ये तेज चल रहा था, तो हम क्या करें, ब्रेक अप्लाई करके यहाँ जस्ट टकराने से पहले अगर इसका भी वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर हो जाए, टकराने से जस्ट पहले क्या हो जाए, इसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो क्या ये ट्रेन इससे टकराएगा? नहीं सर। ये 25 से जा रहा है, 25 से मस्त जा रहा है। ये 115 से चल रहा था, समझना, ये 115 से चल रहा था, ये 25 से चल रहा था। हम इस पे ब्रेक अप्लाई करें, ब्रेक इस तरीके से अप्लाई करें कि जस्ट टकराने से पहले इसका वेलोसिटी कितना हो जाए, 25। तो ये भी 25 से आगे चलेगा, ये भी 25 से चलेगा, यानी दोनों टकराएंगे नहीं, दोनों साथ साथ एक ही ट्रैक पे क्या होंगे, चलते चले जाएंगे। मतलब मिनिमम रिटार्डेशन के लिए इसका कम से कम जो वेलोसिटी है यहाँ तक पहुंचने में कितना हो जाए, 25 हो जाए। और जैसे ही यहाँ पहुंचने पे ये दोनों ट्रेन एक साथ चलने लगे 25 से, मतलब उस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। मतलब ये भी चल रहा है 25 से, ये भी चल रहा है 25 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो टू अवॉइड कोलिजन, ध्यान देना इसमें, टू अवॉइड कोलिजन, v रिलेटिव मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। और ध्यान देना यहाँ मैं v रिलेटिव बोल रहा हूँ, यहाँ मैं इंडिविजुअल स्पीड की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि इसका स्पीड कितना है, इसका है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा है। क्यों? क्योंकि टकराने से जस्ट पहले अगर इसका भी स्पीड 25 हो गया, उसका आगे वाला का 25 था, ये दोनों साथ साथ ऐसे चलेंगे, टकराने का फिर मौका ही नहीं मिलेगा। तो v रिलेटिव कितना हो गया, 0। u रिलेटिव कितना है, इतना है। a रिलेटिव निकालना है। अब हमें पता करना है कि दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। व्हाट विल बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? 100 मीटर। 100 मीटर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो इनिशियल सेपरेशन होता है इन केस ऑफ कोलिजन, वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस रिलेटिव विल बी 100। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब क्या करना है तुमको, एक चीज, दो चीज, तीन, चौथा, 4 चीजें पता है। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला यूज करोगे, एक्सीलरेशन आ जाएगा। लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले इस 90 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये सिर्फ
से पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एस रिलेटिव जो है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करो, 25 मीटर पर सेकंड आएगा। 25 मीटर पर सेकंड आएगा। ये हो गया तुम्हारा 25 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला यूज कर दो, फॉर्मूला यूज करके क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, निकालो सब कोई कितना आ रहा है। 25/8। ठीक है, 25/8 आएगा सबका। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं, समझ में आया? ठीक है। हाँ। तो रिलेटिव वाला जो अप्रोच है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस जब कोलिजन उलिजन का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि कोलिजन जब भी हो रहा होगा तो एक चीज तुम्हें पता चल जाता है डायरेक्टली। जब भी कोलिजन का प्रॉब्लम होगा, रिलेटिव मोशन अप्लाई करने पे एक चीज डायरेक्टली पता चल जाता है, दैट इज व्हाट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से पता चलेगा? इनिशियल गैप से। इनिशियल जो गैप होता है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। ओ सर आपने जो एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन समझ नहीं आया। वो एक्सेलेरेशन acceleration किसका? वो ए का किसका एक्सेलेरेशन? ए का एक्सेलेरेशन। हाँ। अरे देखो, ए पे ब्रेक अप्लाई करोगे, ए पे हाँ। ब्रेक अप्लाई करोगे ना, तो हाँ। ए क्या होगा, डी एक्सेलरेट शुरू होगा, मतलब ए हाँ। का डी एक्सेलेरेशन शुरू होगा या रिटार्डेशन शुरू होगा। ठीक है, रिटार्डेशन करने हाँ। के लिए जो एक्सेलेरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको क्या दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ये जा रहा है ए से इधर, मतलब ये इनिशियल कंडीशन था, इस कंडीशन पे हमने ब्रेक अप्लाई करा, मतलब इसके बाद का जो भी मोशन होगा उसमें ए का एक्सेलरेशन होगा ए, जो हमें कैलकुलेट करना है। यही कैलकुलेट करना है कि इसको कितना का हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें कि ये टकराने से बचा सके। अब देखो, ये जो ट्रेन है इसको रोकने की जरूरत है? नहीं रोकना है, इसको रोकोगे तो नहीं। टकरा जाएगा। फिर ये हाँ। अपना कैलकुलेशन कर लिया, फिर इस पे अप्लाई करा ब्रेक, तो पता चला ये जाकर टकरा गया। मतलब जब ये अपना कैलकुलेशन कर लिया है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मस्त अपना 25 पे चलते रहे, ये बचा लेगा टकराने से। तो इसको कुछ एक्सेलेरेशन देने की जरूरत नहीं है, इसका जो एक्सेलेरेशन होगा कितना होगा, 0 ही होगा। आ रही बात समझ में? हाँ। अब हमें क्या करना है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन देखना है। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होता है क्या, अगर इस पे बैठ के देख रहे हो तो ये अपना सारा चीज दूसरे को प्रोवाइड करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? हाँ। हाँ। तो एक्सेलेरेशन जो है ए हमने किधर माना है, पीछे की तरफ। तो जब ये एक्सेलेरेशन इसको मिलेगा तो किधर की तरफ मिलेगा, आगे की तरफ या पीछे की आगे तरफ? की तरफ। आगे की आगे तरफ। की तरफ। तो दिखा दिया एक्सेलेरेशन। और ये जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन है इट विल बी ए। क्यों? क्योंकि ए बी 0 है। तो ए बी अगर 0 हो गया, ये एक्सेलेरेशन ए के बराबर होगा, यानी जो तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलेरेशन है दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए। क्लियर है? अब बोलो क्या समझ में नहीं आया? सर वो हम अगर वो फर्स्ट वाले के एक्सीलरेशन को मैथमेटिकली माइनस ए हाँ, सोचे माइनस ए अगर सुनो, माइनस ए सोच रहे हो ना तो तुम्हारा आंसर आएगा नेगेटिव में। माइनस ए अगर सोच रहे हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। माइनस ए सोचने का मतलब होता है कि दिस ट्रेन इज एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन। माइनस तुम्हारा कहने का क्या मतलब होता है कि अगर सॉल्व करते जाए, कुछ डायरेक्शन तुमने नहीं माना, सॉल्व करने के बाद आएगा क्या कि आगे की तरफ जो भी मोशन हो रहा है, इधर की तरफ जितना भी मोशन हो रहा है उसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव। ये ट्रेन इधर की तरफ चल रहा है, ये ट्रेन इधर की तरफ चल रहा है, जो भी एक्सेलरेशन, जो भी मोशन हो रहा है हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर तुमने सॉल्व करने के बाद आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ गया, यानी जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ नहीं होगा, किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ पीछे होगा। की तरफ। तो मैथमेटिकली वही चीज बताएगा, और डायग्राम से करोगे, डायग्राम से भी वही चीज आएगा। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता। मैथ प्लस माइनस साइन से बताता है कि जो तुमने कंसीडर करा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मतलब बस वो प्लस माइनस साइन डेटा नहीं बताएगा, मतलब जो वैल्यू आएगा वो गलत नहीं होगा। जो माइनस साइन या प्लस साइन आ रहा है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि जो तुमने पर्टिकुलर डायरेक्शन माना है, अगर उसी डायरेक्शन में आंसर आया तो प्लस आएगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? और नहीं तो डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं तो तुम डायग्राम से डायरेक्टली शो कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम में ही डायरेक्शन तुमने दिखा दिया। तो अगर डायग्राम में डायरेक्शन दिखा दिया तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन फिर से हम डायरेक्शन लेंगे तो वो उल्टा उल्टा करके नलीफाई कर देगा दोनों चीज को। तो मैंने डायरेक्शन पहले ही क्या ले लिया, इधर कर लिया। ठीक है ना? डायरेक्शन इधर कर लिया। अब एक साथ कर रहे हो तो दोनों अप्रोच मत अप्लाई कर देना कि सर मैथ वाला और डायग्राम वाला दोनों अप्रोच एक एक साथ लेकर के चलना है। किसी एक अप्रोच से सॉल्व करो, या तो मैथ वाले अप्रोच से या फिर किससे, डायग्राम वाले अप्रोच से। अगर तुम मैथ वाले अप्रोच से करते तो ए रिलेटिव होता, कोई अगर मैथ वाले से करता तो ए रिलेटिव होता ए बी माइनस ए ए। ठीक है ना?
तो ये 0 हो गया, तो उसको या ये टर्म क्या दिखता, -a दिखता। -a कहने का क्या मतलब होता है कि जो तुमने डायरेक्शन कंसीडर किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत? नहीं। किसी एक अप्रोच को से यूज करोगे, या तो मैथ, अगर मैथ से कर रहे हो तो थ्रू आउट द क्वेश्चन मैथ ही अप्लाई करोगे। नहीं तो ऐसा होता है कि आधा क्वेश्चन मैथ से सॉल्व करे, फिर आधा क्वेश्चन डायग्राम से सॉल्व करे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पिक कर लिए तुमको सॉल्व करना है, तो या तो बस उसको मैथ वाले अप्रोच से सॉल्व करो, और नहीं तो बस उसको डायग्राम वाले अप्रोच से सॉल्व करो। अब मैथ वाले अप्रोच में क्या होता है, तुमको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है। जब भी हम मैथ अप्लाई करते हैं तो हमारा काम क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, और अगर मैथ नहीं फॉलो करना है तो थ्रू आउट द क्वेश्चन बस डायग्राम फॉलो करो। डायग्राम ही तुमको बता देगा कि एक्चुअल मोशन किधर की तरफ हो रहा है, क्योंकि यही बता देगा। ये इधर ले जाओगे तो तुमको क्या पता चला, अब ये ट्रेन तो रेस्ट में चला गया, ये ट्रेन कहाँ चला गया, रेस्ट में, यानी ये ट्रेन इसको अप्रोच करेगा। ये जो ट्रेन है ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अगर इधर के मोशन को तुम क्या करोगे, इधर के मोशन को पॉजिटिव लोगे, तो जो भी वैल्यूज इधर आ रही होंगी दैट विल कम नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, तो इधर जो भी आएगा दैट विल बी नेगेटिव। हाँ ठीक है, सर, समझ गया। तो यहाँ से सर तुम्हारा मैंने आंसर आ जाएगा। हाँ मैंने बोलो। वो सर दोनों ले लिया था तो गड़बड़ हो गया। दोनों एक साथ लोगे तो फिर गड़बड़ ही होगा। दोनों एक साथ लोगे ना, चिकन और मटन एक साथ खाओगे तो किसका टेस्ट आएगा, चिकन का या मटन का? मटन का। है, मटन का आएगा। खा के कभी ट्राई करना कि एक पीस चिकन का उठाए और एक पीस मटन का उठाए, दोनों एक साथ खा लीजिए, किसी का टेस्ट नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहा हूँ। तो इसलिए तो दोनों मत बिरयानी का अप्लाई टेस्ट करो। आएगा। अरे बिरयानी या तो मटन बिरयानी होता है या तो चिकन बिरयानी होता है। ये कहाँ से यार मटन चिकन बिरयानी आ गया? ऐसा कभी देखे हो क्या, मेनू उठाए, होटल में गए, मेनू उठा के देखे सब चिकन मटन बिरयानी लिखा हुआ है? ऐसा नहीं लिखा होता है। हाफ मटन वाले प्लेट कॉलम में चिकन, हाफ मटन प्लेट बिरयानी, मटन से लेके मिक्स कर देंगे। तो कुछ नहीं आएगा ना, किसी का टेस्ट नहीं आएगा, फिर पता चलेगा हॉट डॉग खा रहे हैं। ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करो, या तो एक अप्रोच फॉलो करो, या तो डायग्राम से, या तो फिर मैथमेटिकल अप्रोच। किसी एक अप्रोच को फॉलो करोगे, इन सब दोनों से आएगा, परेशान होने का जरूरत नहीं। अगर मिक्स कर दोगे फिर गलत हो जाएगा, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम जो था वो तुम्हारा करते हैं। प्रॉब्लम वो सबके पास होगा, एक दो पन्ना पलटोगे पीछे तो मिल जाएगा। शायद 2 क्लास पहले का वो प्रॉब्लम था। एक बस है और एक पैसेंजर है। ठीक है, बस चलना शुरू कर दिया, पैसेंजर दौड़ना शुरू कर दिया, तो तुमसे पूछ रहा था कितनी देर बाद मिलेगा वो। तो हमने बिना रिलेटिव का अप्रोच लगाया उसको सॉल्व करा था, याद है? अब हम देखते हैं रिलेटिव का अप्रोच लगाते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे इजी होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पलटो सब कोई। अब आधे लोगों के पास क्वेश्चन ही नहीं होगा। किसके किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो एक बार बताएगा। सबके पास है क्या? हाँ, अरे बोलो तो। हाँ सर है। सबके पास है, चलो बढ़िया, हाँ सबके सर पास है। है। एक पैसेंजर था, पैसेंजर को पी से लिख रहे हैं। एक बस था, बस को बी से लिख रहे हैं। बताना इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में कितना था? 100 मीटर। 100 मीटर है। पैसेंजर का स्पीड बताओ। पैसेंजर का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ना सर, एक्सीलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर ये तो सर एक्सेलेरेट बास होना का शुरू, सर एक्सीलरेशन था बास का सर। एक्सीलरेशन है वो। अरे तो वही पहले मैंने पैसेंजर का पूछा था, पैसेंजर का एक्सेलरेशन चलो बता, बस का एक्सेलरेशन बताओ कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ए बी इज हाँ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वेलोसिटी कुछ है? बी का ना वेलोसिटी ना कुछ है? नहीं है, ना। यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू बी, इट इज 0। ठीक है ना, रेस से चलना शुरू करिए, सीधे एक्सेलेरेट करने लगा तो स्पीड बढ़ेगा, यू बी 0 है। पैसेंजर का स्पीड बताओ, पैसेंजर का स्पीड दिया हुआ है ना? वो चाहिए सर। सर वो तो चाहिए पैसेंजर का स्पीड। स्पीड चाहिए तुमको, मतलब हाँ। तुमको चाहिए यू, या ये कांस्टेंट ही रहेगा, या तो इसको बोल सकते हो वीपी चाहिए तुमको, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर या स्पीड ऑफ पैसेंजर। मतलब ये किस स्पीड से चले ताकि इसको जाकर के क्या हो जाए,
पकड़ ले, बस को जाकर के पकड़ ले, ठीक है ना। अब समझना इसको क्या करोगे, इसको अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे, ये वीपी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इस बस के पास क्या क्या है, इसके पास एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी इनिशियल स्पीड जो है 0 है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0 पैसेंजर का एक्सेलेरेशन 0 है। इसका अगर एपी लिखोगे, एपी इज 0। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन का। अगर ये जाकर के इसको कैच कर रहा है, पैसेंजर जाकर के इसको कैच कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर। क्लियर है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, रिलेटिव इनिशियल स्पीड निकाल लो और तुम क्या कर लो, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लो। तो समझो अगर इसको रेस्ट में ले जा रहे हो, पी को हम कहाँ लेकर के चले गए, रेस्ट में, यानी सारी चीज हम किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैसेंजर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके पास एक ही चीज है, वेलोसिटी, जो किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कंसीडर करोगे तो बस के पास जाओगे, एक्सीलरेशन तो इसका इधर ही होगा, ए बी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसके पास कुछ एक्सीलरेशन है नहीं, इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये एक्सीलरेशन इधर की तरफ ही रहेगा। एंड दिस विल बी ए रिलेटिव, यही जो एक्सीलरेशन होगा ये क्या होगा, ए रिलेटिव होगा। क्लियर, ठीक है। ये जो तुम्हारा गैप है, ये जो गैप है, ये कौन कवर करेगा, बस कवर करेगा, क्योंकि ये कहाँ चला गया, रेस्ट में से। तो ये रेस्ट में चला गया तो बस को इसकी तरफ आना पड़ेगा। ये इसको क्या दिख रहा होगा कि बस मेरी तरफ आ रहा है, तो इस रिलेटिव जो होगा वो कितना होगा, 100 मीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं यू रिलेटिव का। तो यू रिलेटिव कितना होगा, ध्यान दो, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये अपने कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना शुरू कर रहा है, मतलब बस को वेलोसिटी मिलेगा इधर की तरफ, दैट विल बी v, and this will be what, this will be v relative। क्लियर है। और कोई दिक्कत, और कुछ है इसमें पता करने को, सारी चीजें हमने पता कर लिया, हमें यही निकालना है, वीपी निकालना है, क्योंकि वीपी इज व्हाट, वी रिलेटिव, ए रिलेटिव एवी के बराबर है एस रिलेटिव। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला, क्योंकि एक्सीलरेशन बस जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो तुम्हें कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जो भी तीनों फॉर्मूला है उसमें किसी 2 फॉर्मूला को यूज करेंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, फाइनल फॉर्मूला अगर ध्यान दोगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, एस रिलेटिव इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इनटू एस रिलेटिव। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में तुमको क्या पता है, तुमको पता है यू रिलेटिव इनिशियल स्पीड, सॉरी इसको वीपी को तुम क्या लिख सकते हो, यू रिलेटिव लिखो, ठीक है ना। इनिशियली इसका स्पीड 0 है ना, बस का स्पीड, तो इसलिए वीपी यू रिलेटिव के बराबर होगा। तो ये तुमको पता है, ये पता है, ये पता है, लेकिन ये जो वी रिलेटिव है, ये वी रिलेटिव ये 0 है, ध्यान दो, क्या 0 है ये, सोचो। टाइम में अभी वो पैसेंजर बस पकड़ सकता है, उसका टाइम में बस का पैसेंजर का स्पीड सेम होगा, बस और पैसेंजर का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि बस इधर की तरफ जाना शुरू कर रहा था और पैसेंजर इधर की तरफ दौड़ना शुरू कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0। सॉल्व करोगे कितना आएगा, बाकी सारी जो वैल्यू है उसको सॉल्व करो, पुट करो, सिंप्लीफाई करने के बाद वीपी का वैल्यू तुमको मिलेगा। वीपी का वैल्यू बताओगे कितना आ रहा, 20। वीपी का वैल्यू कितना आ रहा, 20 मीटर पर सेकंड। एक लाइन में सॉल्व हो गया। आ रही बात समझ में। अगर ये अप्रोच अप्लाई कर रहे हो तो इस अप्रोच को अप्लाई करने में करके पहले जो हमने अप्लाई करा था वो देखो, उसमें हमें मैक्सिमम मिनिमा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी अप्रोच लगा करके सॉल्व करना पड़ा था। लेकिन अगर ये चीज तुम समझ गया कि रिलेटिव अप्रोच हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये 0 है तुम्हारा, दिस इज व्हाट 0। यू रिलेटिव जाएगा वो कितना आएगा, यू यही तो हमें निकालना है, ये वीपी के बराबर होगा, डेट विल बी वीपी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर प्लस 2 ए रिलेटिव कितना,
ए रिलेटिव देखो, ए रिलेटिव आगे की तरफ है, तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके पीछे जो भी चीजें होंगी उसको क्या लोगे, नेगेटिव। तो नीचे पीछे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर ए रिलेटिव को 2 ले रहे हो तो एस रिलेटिव विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है। तो अगर इसको पॉजिटिव कर रहे हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही जो पिछले वाला काम था उससे भी सॉल्व हो सकता है, जो बेसिक मेथड है उससे भी सॉल्व होगा, बट दैट उसका क्या होगा, बहुत सारा स्टेप्स है, सारे स्टेप्स फॉलो करोगे आंसर आ जाएगा। इधर क्या है, दिमाग लगाना है, इधर तुमको मजदूरी नहीं करना है, इधर क्या करना है, स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट काम करोगे लाइन, ठीक है, एक लाइन में 2 लाइन में आंसर तुम्हारा आ जाएगा। उधर कम से कम मिनिमम अगर तुमने सॉल्व करा होगा तो 10 स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। 10 स्टेप करने के बाद फिर वहां पे जाकर के लास्ट में तुमको मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगा करके, या फिर जो रूट के अंदर वाला चीज था उसमें सोच करके वहां से सिंप्लीफाई करके फिर तुम्हें लाना था। यहाँ पर ये सीधे सीधी बता दे रहा है, क्लियर है। और कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो इस टाइप का जब प्रॉब्लम होगा, जब भी कोलिजन का प्रॉब्लम होगा ना, ऐसे दिमाग लगाना, बोल रहा है 2 बॉडी मूव कर रहा है, कब मिलेंगे या कब कोलाइड करेंगे, या कितनी वेलोसिटी से दूसरे ऑब्जेक्ट को चलाए जाके ताकि वो दूसरे से जाकर के कोलाइड कर गए, ये सारे कंसेप्ट तुम अप्लाई कर सकते हो। तो वही चीज है, पहले मैथ मतलब अगर मैथ फॉलो कर रहे हो, मैथ का रिलेशन अगर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालने में कंसीडर कर रहे हो तो बस मैथ से चलो, ठीक है ना। और अगर नहीं तो तुम्हें क्या करना है, डायग्राम से ही रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो डायग्राम से कैलकुलेट, जैसे मैं कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस, वी रिलेटिव या वी ए रिलेटिव में कैसे निकाल रहा हूँ, डायग्राम से निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर डायग्राम से जो भी चीजें आ रही है उसको फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले इधर क्या करते हैं, डायग्राम से सोच लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन किधर होगा, कितना होगा, डायग्राम से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब इधर से उठा करके कहाँ पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला में। तो जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वी रिलेटिव किधर है, डायरेक्शन किधर है, कितना है, ए रिलेटिव कितना है, डायरेक्शन किधर है, बाकी जो चीजें आएंगी उसका भी डायरेक्शन और उसका भी मैग्नीट्यूड क्लियर होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को, आगे बढ़े, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये 1D का कंसेप्ट है तुम्हारा। 1D में अगर रिलेटिव अप्लाई करना होगा, ये छोटा सा टेक्निक यूज करेंगे। आगे हम और भी 1D का चीज, ये रिलेटिव का और भी चीज पढ़ेंगे, जो मैंने बताई है कि वो चीजें क्या होंगी, 2D में होंगी, 2 डायमेंशन में होंगी। तो जो कंसेप्ट 1D में लग रहा है वही कंसेप्ट 2D में लगेगा, लेकिन उधर जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आ सकता है। जैसे एक्स वाई प्लेन में दे दिया, अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा है तो तुमने एक्स डायरेक्शन में भी सोचना है, वाई डायरेक्शन में भी सोचना है, तो दोनों का रिलेटिव लगाते हैं। इधर क्या है, एक डायरेक्शन था तो एक डायरेक्शन का सोच रहे हैं, क्लियर है। वो जब पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। और इसी के साथ तुम्हारा 1D जो है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो, या जो कर रहा है वो भी बढ़िया कर रहा है, ठीक है। एक और सवाल करेंगे, उसके बाद 1D पूरा खत्म। लिखना, देखो, a ball is dropped
ball is dropped from a height 100 meter above ground. Ball is dropped from a height 100 meter above ground. At the same time, a ball is thrown in upward direction, या another लिख सकते हो, another ball is thrown in upward direction towards the first ball, towards first ball with a speed with the initial speed of 10 meter per second. Then find time taken by them to collide. Then find time taken by them to collide. At same time, यहाँ छूट गया, टाइम लिख देना. At same time, another ball is thrown in upward direction. Sorry, यहाँ टाइम मैंने छोड़ दिया था. At same time, another ball is thrown in upward direction towards first ball. अभी ठीक है. लिख लिया सबने? हटा दे, जल्दी बोलो, सॉल्व करेंगे इसको. हाँ सर. चलो समझते हैं. अगेन ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको रिलेटिव अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो, बिना रिलेटिव अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो. अगर रिलेटिव अप्रोच नहीं अप्लाई कर रहे हो तो इसको सॉल्व करने में अगेन तुमको कम से कम 10 स्टेप लगेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. सर जी 10 या 9.8 कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी. जी 10 रखो, 9.8 रखो, आंसर जो आएगा वो आसपास ही आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस. अगर तुमको आसानी लग रहा है 10 रखने में तो 10 रखो. तो 10 सेकंड होगा. देख लो, 10 सेकंड. 10 सेकंड. एक ने टाइम बढ़ा दिया 10 सेकंड. कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है? रिलेटिव मेथड या नॉर्मल मेथड? रिलेटिव मेथड अप्लाई करने के बाद मेरे भी पास 10 सेकंड आया. 10 सेकंड आएगा. ठीक है, चलो बढ़िया. म्यूट कर लो जल्दी से, तुम्हारा माइक वो आवाज कर रहा है. देखो क्या हो रहा है कि एक बॉल है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं. ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल स्पीड 0. एक दूसरा बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, u = कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से. और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है? 100 मीटर का. ठीक है ना. अगर इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होता? मानते कि h हाइट ऊपर जाकर के ये बॉल इससे टकराया, दो इक्वेशन बनता है, वो उससे सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. कोई अगर इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेगा, जिसको रिलेटिव मोशन नहीं पता, वो कैसे करेगा कि मान लो यहाँ से h हाइट ऊपर जाने पे दोनों बॉल टकरा गए, तो इसका मोशन रीड करते, फिर इसका मोशन रीड करते, फिर वहां से दो इक्वेशन लाते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, आंसर आता. लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. इसको सॉल्व कर सकते हैं हम किससे? रिलेटिव अप्रोच से. समझना,
ये जो बॉल है इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ जी से। ये जो बॉल है इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ जी से। तो अगर यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन देखोगे ए रिलेटिव, तो कितना होगा, 0 होगा। ए रिलेटिव 0 हो गया, क्योंकि इस बॉल का एक्सेलरेशन किसको मिल गया, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो, समझना इसके रेस्पेक्ट में किसको देख रहे हो, इसको, तो ये जी ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा और जी जी एक दूसरे को खा जाएगा, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो आज से ये चीज ध्यान में रख लोगे, अगर किसी भी दो चीज को, तीन चीज को, चार चीज को हम हवा में फेंकते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है ना, वो अनएक्सेलरेटेड होता है। उन सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने हवा में फेंका है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जो भी मोशन देखेंगे एक दूसरे बॉडी पे बैठ करके, किसी और का मोशन अगर ऑब्जर्व करोगे, हाँ 10 सेकेंड, दैट विल बी अनएक्सेलरेटेड। यानी ए रिलेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। ए रिलेटिव तुम्हारा 0 हो गया, यू रिलेटिव बताओ कितना होगा, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये जाकर ऊपर की तरफ, मीटर पर नीचे सेकंड, की तरफ, नीचे की इसको तरफ। इसको जाकर के इसको दे रहे हैं, तो इधर नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस रिलेटिव बता दो कितना, 100 मीटर। 100 है, 100 100 मीटर है। और मैंने बोला था जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला आता है, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टी। टी कैलकुलेट करना है, तो एस रिलेटिव डिवाइडेड बाय यू रिलेटिव, काम खत्म। 100/10 करोगे कितना आएगा, 10 सेकेंड। यानी दोनों गेंद कितने देर में टकरा जाएंगे, 10 सेकेंड में टकरा जाएंगे। आ रही बात सर समझ में? हाँ बोलो। सर वो हम जो बॉल को नीचे जो बॉल आ रहा है, वो तो उसका तो एक्सीलरेशन जी है, एंड हाँ इसका जो भी बॉल एक्सेलरेशन जी है। जो और बॉल जो बॉल ऊपर उड़ रहा है, उसका तो एक्सीलरेशन -g है। अगेन तुम मैथ को फिर कंफ्यूज कर रहे हो डायग्राम से। भाई या तो डायग्राम फॉलो करो या तो मैथ फॉलो करो। दोनों गेंद का डायरेक्शन किधर की तरफ है, दोनों बॉल जो है वो किधर की तरफ उसका मोशन हो रहा है, दोनों बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ। दोनों बॉल का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव कैसे हो सकता है। एक बॉल किधर जा रहा है, एक बॉल का एक्सेलरेशन तरफ है, नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ हो रहा है। तो अगर इस बॉल के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हो तो इस बॉल के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसके लिए अगर पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो इसलिए भी एक क्वेश्चन में ना एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, दो नहीं ले लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। अगर इस जी को नेगेटिव ले रहे हो तो दिस विल बी आल्सो नेगेटिव, अगर इस जी को पॉजिटिव ले रहे हो यानी डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके लिए भी डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि एक ही सवाल में तुमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। तुम्हारा जी पर सर एक बॉल को तो हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे और एक बॉल को तो ऊपर छोड़ अपवर्ड फ्रेम ऑफ डायरेक्शन। रेफरेंस लेंगे। दोनों केस में तो नीचे ही नदी है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। एक क्वेश्चन में बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थ्रू आउट द क्वेश्चन फॉलो करेंगे। तो इस गेंद के लिए अगर यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो इसके लिए भी जी नेगेटिव होगा, इसके लिए भी जी नेगेटिव होगा। तुम जो पहले मैंने कराया था ना उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हो, वो दोनों अलग अलग प्रोसेस था जहाँ पे मैंने अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था। अभी ये एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। अब ऐसा नहीं कि दोनों कंबाइन कर देंगे कि इसके लिए जी पॉजिटिव इसके लिए जी नेगेटिव, फिर कैलकुलेट करेंगे। आ रही बात समझ में? जो पहले मैंने बताया था ना वो चीज तुम समझे ही नहीं। उस टाइम भले तुमने बोल दिया था कि हाँ सर समझ गया, हाँ सर समझ गया, लेकिन तुम समझे नहीं थे उस टाइम मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम भी मैंने ये चीज बोला था कि किसी गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि इस बॉल के लिए एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, इस बॉल के लिए एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए। करते क्या है, जो भी साइन लेते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक क्वेश्चन में उसको फिक्स रहते हैं। एक बॉडी पे कुछ ले लिए, दूसरे बॉडी के लिए कुछ ले लिए, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। अभी समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं बात? नहीं आ रहा अभी भी?
हाँ सर, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ, क्या समझे तुम? सर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। हाँ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे, मतलब अगर इस गेंद का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है और इसको तुमने ले लिया नेगेटिव, ठीक है ना, इस गेंद के पास पहुंचे, इस गेंद से फिर पूछे कि तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, तो अगर तुमने नीचे को नेगेटिव ले लिया, तो अगर इस बॉल से पूछोगे कि तुम्हारा एक्सेलरेशन किस तरफ की तरफ है, तो वो भी बोलेगा नीचे की तरफ, तो दैट विल बी आल्सो नेगेटिव। वहां पे जाकर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं कर देंगे कि चलो इसके लिए हम नीचे पॉजिटिव ले लिए, इसके लिए नीचे नेगेटिव ले लिए, ऐसा नहीं होता। अगर एक क्वेश्चन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पिक कर लिया, तो वही थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भले बॉडीज कितनी भी हो, उनका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर तुमने पॉजिटिव ले लिया, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन दैट विल बी पॉजिटिव। तो इसका अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो एक के लिए पॉजिटिव लोगे, अपने आप दूसरे के लिए भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक के लिए नेगेटिव लोगे, दूसरे के लिए वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखोगे, ये एक्सेलरेशन इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ए रिलेटिव 0 हो गया। इसके पास इनिशियल स्पीड 0 थी, इसके पास इनिशियल स्पीड 10 है, यानी इनिशियल रिलेटिव स्पीड देखोगे 10 आएगा। एस रिलेटिव तो मैंने बताया है कि एस रिलेटिव कोलिजन के टाइम में क्या होता है, इनिशियल सेपरेशन। ये फॉर्मूला कौन सा, एक ही फॉर्मूला होता है जो व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, ये सॉल्व करेंगे, टाइम आ गया। वही मैं बता रहा था कि किसी भी बॉडीज को अगर हवा में फेंक रहे हो, बहुत सारी बॉडीज को हवा में फेंक दिया और उनका मोशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो दैट विल बी अनएक्सेलरेटेड, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव में उनका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो दैट वो जो मोशन है ना, वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, भले 1D में हो, 2D में हो, 3D हो, एक फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, रिलेटिव पुट कर दिए। क्लियर है? और कोई कंफ्यूजन? तो ये चीज ध्यान में रखना। इसमें सर दोनों बॉल को एक दूसरे के साइड फेंक रहे थे, अगर उस दोनों बॉल को ही ड्रॉप करे तब भी तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। कभी भी दो बॉडीज अगर हवा में हैं, दो बॉडीज हवा में हैं, उनका एक्सेलरेशन जी होगा, सबका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा, और उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। भले वो ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, साइडवेज जा रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, कुछ भी मोशन कर रहा हो, समझो। जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक बॉल को इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। सबका एक्सेलरेशन किधर होगा, जी से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इस गेंद के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन देखोगे 0, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी हो रहा था डाउनवर्ड में, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो तुम बॉल को ऊपर फेंके हो, नीचे फेंको हो, ड्रॉप करे हो, कुछ भी करे हो, एक्सेलरेशन कितना है उसका, जी है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन किसी गेंद का किसी की भी दूसरे गेंद के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? और सर कुछ हाँ भी सर, चीज, हाँ, एक बॉल को ऊपर फेंके और एक बॉल को ऊपर से छोड़ दे तो वही तो कर रहे हैं, एक बॉल को ऊपर फेंके, एक बॉल को छोड़ दिए, क्वेश्चन वही तो है यार। एक बॉल को ऊपर फेंके हैं, एक बॉल को छोड़ दिए हैं, तो इसका एक्सेलरेशन जी से नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन जी की तरफ, जी से नीचे की, इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन, किसी भी चीज को अगर हवा में फेंक रहे हो, वो उसका एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी दैट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब तुम्हारे हाथ में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, ये सारी बातें पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है? और कुछ, और कोई सवाल किसी के मन में आ रहा है तो बोल दो अभी। डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। डायरेक्शन जो है मोशन का ना, बॉडी किधर मोशन में है, ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन भी उधर होगा। ये बॉडी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ है। अभी तो ये जाता है, यहाँ रुक जाता है, फिर नीचे आता है, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी उन दोनों को हम कंबाइन कर दिए एक क्वेश्चन में, एक बॉल ड्रॉप करा, एक बॉल ऊपर फेंका, कितना देर में टकराएगा वो कैलकुलेट करना। ठीक है? क्लियर है? चलो, और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, नहीं तो फिर निकलते हैं, टाइम हो गया, 44 हो गया। चलो, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर सर बोलो बोलो। सर नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट?
प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। 1D मोशन हमारा पूरा खत्म हो गया। यार माइक सही कर लो यार प्लीज। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।